ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर क्लास 10 का उसका हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट देखे, जैसे प्राइम नंबर से रिलेटेड, को प्राइम से नंबर से रिलेटेड, फिर फैक्टर्स, उसके बाद हमने मल्टीपल्स देखा। तो आज स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर कोई भी नंबर, any number that can be expressed, that can be written in the form of p by q। किसी भी नंबर को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ध्यान रखने वाले कुछ टर्म्स कंडीशन है कि p और q वो दोनों इंटीजर है ना। तो याद रखना, ये z है, ये इंटीजर को डिनोट करता है ना। इंटीजर को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसका नाम में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमेशा याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि P और Q दोनों इंटीजर होगा, और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी नंबर, मान लो कि मैं 5/7 लिखता हूं, तो 5/7 एक रैशनल नंबर है। कैसे है? तो चलो सारे कंडीशन चेक करते हैं। ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, और दोनों इंटीजर भी है ना। और साथ में q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लो √5/7 लिख दें। अब √5 की वैल्यू क्या होती है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन बस ये पूछ रहा हूं, क्या √5 की वैल्यू कोई इंटीजर देगा क्या? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो p है वो कोई इंटीजर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। हाँ, 7 है इंटीजर, है ना, लेकिन हमको दोनों साथ में चाहिए। p और q दोनों इंटीजर चाहिए। आई नीड बोथ ऑफ देम टू बी इंटीजर, बोथ ऑफ देम टू बी इंटीजर। एक से काम नहीं चलेगा, समझे? तो इसीलिए ये वाला हमारा रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 7/0 लिख दूं, तो 7/0 में आपको एक कंडीशन मिल रहा है। हाँ, क्या? कि ये जो आपका 7 है, जो हमारा p हो गया, ये इक्वल टू इंटीजर है, और ये जो 0 है दैट इज आवर q, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीजर। ये कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। तो दैट मीन्स वी वांट दिस टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे जीरो है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैं 0/7 लिख देता तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सिर्फ q के साथ है, p के साथ नहीं है ना। तो ये भी इंटीजर है, देखा जाए तो ये भी इंटीजर है। मैं z लिख रहा हूं, बार बार इंटीजर है, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, उसके बाद 7 भी हमारा जो q है वो भी हमारा इंटीजर है, और साथ में यहां पर q जो है नॉट इक्वल टू जीरो भी है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, 0/7 जीरो हो जाता है। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, सॉरी, किसी भी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, चलो, ये हो गया एकदम बेसिक चीज। अब सवाल उठता है कि डेसिमल्स वाले नंबर को कैसे एक्सप्रेस करें कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। ओके, तो एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो कि 0.37 है। ओके, 0.37 है, और मुझे ये चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो क्या करेंगे?
हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेंगे 37/100। अब देखो 37 जो हमारा p है वो हमारा इंटीजर है, और 100 जो हमारा q है वो भी हमारा इंटीजर है। तो 0.37 को हम एक्सप्रेस कर पाए हैं एक p बाई क्यू फॉर्म में, इसीलिए हमारा ये रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो 0.3737 और ये कंटिन्यू रह रहा है ना, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते जा रहा है, यानी डेसिमल के बाद, तो इस तरह के नंबर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में, या चेक करेंगे कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट, तो बहुत ध्यान से देखना है कि क्या चीज रिपीट हो रहा है। तो तुम देखोगे ना कि पॉइंट के बाद 3737 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 0.37 का बार, यानी ये जो 0.37 के ऊपर जो बार लगा हुआ है ये बताता है कि डेसिमल के बाद ये दोनों पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो इसको हम लोग 37/99 लिख सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से देखा है। फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं तुमको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा कि कैसे 0.37 बार या इस तरह के कोई भी नंबर्स को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स अब बताओ, क्या 0.3737 इनफाइनाइटली जो रेकरिंग हो रही है, रिपीट हो रहा है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है ना। यानी किसी नंबर को अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो रैशनल नंबर है, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू में। अगर किसी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है विथ कंडीशन, कंडीशन क्या है, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, चलो अब अगर कुछ चीजों को एक्सप्रेस किया जा सकता है तो कुछ चीजों को एक्सप्रेस नहीं भी किया जा सकता है, तो वो चीजें हम लोग अभी थोड़ी देर में रैशनल के बाद जब हम इरेशनल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए रैशनल क्लियर है सबको। तो रैशनल का प्रॉपर नोट्स आप यहां से बना लेना। रैशनल नंबर हमने आपको डेफिनेशन दे रखा है। चीजें याद रखना है कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, एंड कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दैट इज p एंड q हमेशा इंटीजर होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो हम कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है कि कोई भी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर ही है। कहने का मतलब अगर मान लो कोई मैंने 3 लिखा, तो 3 को आराम से p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे, 3/1 से, है ना। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, लेकिन उल्टा नहीं है। देखो 3/4, 3/4 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है ना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ना। देखो मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 36 और उसको डिवाइड कर दिया 54 से, और मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो तुम बोलोगे हाँ सर ये रैशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या चीजें देखनी है, चलो देखते हैं। देखो 36 को अगर मैं थोड़ा सा फैक्टर करूं, थोड़ा सा, है ना, मैं चीजों को मान के चलता हूं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, नहीं आता है तो अभी हम लोग आगे सीखने ही वाले हैं। तो अगर आप 36 को प्राइम फैक्टराइज करो, यानी कि आप वो नंबर्स है जिससे प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ, है ना, जब तक जो आपका 1 ना बच जाए। ठीक है, जैसे 2 से दिए तो कितना आया 18, फिर 2 से दिए तो बचा 9, फिर आप आराम से 3 और 3, है ना, लास्ट में आप देखोगे तो, है ना, फाइनली हमको 1 बच गया है। तो हम इस 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। फिर डिवाइड करते हैं,
अब लिखते हैं 54 का, ठीक है। 54 को करते हैं उसी तरीके से। 54 भी पहले 2 से जा सकता है, तो 27, ये 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा, तो फाइनली फिर 3 से, तो लास्ट में 1 हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम फिर इसको लिख देते हैं 54 को क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं। चलो, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल। देखो, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां से 3 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 और ये वाला भी 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2/3, ठीक है। और इस 2/3 में अब कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 को कैसे लिख सकते हो, तो 1 को तुम लिख सकते हो 1 इंटू 2, ओके, सॉरी, 2 को कैसे लिख सकते हो, तो 1 इंटू 2, और 3 को कैसे लिख सकते हो, तो 1 इंटू 3। अब तुम देखोगे तो दोनों के पास सिर्फ 1 ही एज ए कॉमन फैक्टर रह गया, यानी अ पेयर ऑफ नंबर्स जिसके सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर बच जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था। दैट मीन्स हम तब तक कैंसिल आउट करते हैं चीजों को जब तक वो दोनों इंटीजर यानी p और q हमारा को प्राइम नंबर ना हो जाए, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो जो रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो दिस 2/3 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, कैंसिल आउट करते जाओ, है ना। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि किसी ने दे दिया 108 डिवाइडेड बाई 220, है ना, तो आपको जितना जैसे भी समझ में आ रहा है कैंसिल आउट करते जाओ, है ना। जैसे मान लो कि मुझे लग रहा है कि 4 से जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर 4 से जा रहा है तो कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, फिर बचा हमारा 2, 4 7 जा, हो गया। फिर आराम से 4 5 जा, 4 5 जा। अब देख रहे हैं कि 27/55 बचा, है ना। अब मेरे दिमाग में ऐसा कोई नंबर तो आ नहीं रहा है जिससे मैं दोनों को कैंसिल आउट फिर से कर सकूं। तो 27 और 54 ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। तो 27 एंड 54 ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब दोनों को प्राइम नंबर है तो हम कह सकते हैं आराम से कि ये दोनों अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो दिस रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी कैन से कि दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज देयर एचसीएफ जो है वो 1 है, या अदर वे दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एक और चीज बची हुई है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि 36 को डिवाइड करो -12 से, तो इसका आंसर कितना आएगा। अगर मैं -12 को थोड़ा सा हटा लूँ, है ना, ठीक है, थोड़ा सा हटा रहे क्योंकि मुझे, है ना, डिनोमिनेटर में कोई नंबर चाहिए, -180 कर दे रहे हैं, ठीक है। 36 पर -180, तो क्या हो गया, अगर ऐसे आप कैंसिल आउट करना तो आराम से ये 1/-5 आ गया, ठीक है। अब तो ये इनका एचसीएफ तो 1 ही है, 1 और 5 का एचसीएफ 1 ही है ना, तो आराम से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। एक और टर्म्स कंडीशन लगा रखा है, क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि को प्राइम हो जाना चाहिए दोनों इंटीजर p और q, और दूसरा कंडीशन है कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये तो -5 तो 0 से छोटा हो गया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है, इस वाले माइनस को बस ऊपर लेके चले जाओ, तो -1/5। ये अब देखोगे तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, समझ में आ गया। तो एक बार मैं डेफिनेशन दिखा करके फिर समझा देता हूं, है ना, कि रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म is written in the as the p by q, where p and q are integers,
q इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये आया है कि q मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड द सेकेंड कंडीशन इज p एंड q शेयर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी p और q दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो p और q हमेशा को प्राइम हो जाना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका HCF 1 है। ठीक है, तो जैसे देखो ये आराम से को प्राइम नंबर कहलाएगा, क्यों, कि 4 और 9 का अगर हम HCF निकालें तो 1 ही आएगा। अब ये किसी, इसका कोई और कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है नहीं, है ना, ये भी है हमारा। अब यहां पर देखो, अगर गलती से अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन दी 0। समझ में आ गया। चलो अब सारी कहानी लौट के आते हैं जो हमारी क्लास 10th पर मेन फोकस है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या पढ़ा आपने कि अगर किसी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो रैशनल नंबर है। हाँ, कुछ टर्म्स कंडीशन था कि p और q जो है हमारा इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे नंबर होंगे जिसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं एक क्वेश्चन दूं कि 9.374687 इसको एक्सप्रेस करो, तो आप बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर दोगे। इसको लिखोगे आराम से, सर 9374687, और इसको डिवाइड कर दोगे डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं, 1 2 सॉरी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 टाइम्स हम जीरो रख देंगे, हो गया, फटाक से कन्वर्ट कर दिए। अगर हमारे पास, है ना, 0.87 होता तो भी हम आराम से, और 87 इस तरीके से चलता रहेगा तो भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.87 का बार है ये, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 87/99, यानी ये भी एक्सप्रेस हो गया। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं, और अब बोलूं कि इस डेसिमल को आप एक्सप्रेस करो p बाई क्यू फॉर्म में, तो मुश्किल है। क्यों, क्योंकि आपके पास, देखो आप कर कब पाते हो, जब आपको डेसिमल के बाद पता होता है कि कितने डिजिट्स हैं, ताकि आपको डिनोमिनेटर में जीरो डालने में आसानी हो, या रेकरिंग आपको पता हो कि कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद रेकरिंग कर रहा हो, तो आप ये वाला तरीका लगाते हो। लेकिन हमें तो यही नहीं पता है ना कि कौन सा डिजिट्स रिपीट कर रहा है, या कौन सा कोई खास पैटर्न भी है या नहीं। दूसरा, कब तक रिपीट कर रहा है मुझे नहीं पता, ये इनफाइनाइटली जाए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करें, तो ऐसे नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना, एग्जैक्ट फॉर्म में, बहुत दिक्कत है, तो ये बड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है है ना, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, तुम इस तीनों क्वेश्चंस को ठीक से ऑब्जर्व करो, तो तुमने देखा होगा कि यहां पर पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक डिजिट्स के बाद, है ना, पॉइंट के बाद स्पेसिफिक डिजिट्स नंबर, मतलब नंबर आए हैं, उसके बाद वो एंड हो गया है। ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो गया, है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो उसको आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, कर सकते हैं। अब देखा जाए तो यहां पर पीछे डैश 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 लगा हुआ है, मतलब एंड नहीं हो रहा, ये कभी भी एंड नहीं हो रहा है, 0.87878787 रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
ठीक है। अब थर्ड वाला, ये भी देखो, ये भी आराम से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। क्यों? क्योंकि डेसिमल्स है ना, आप आराम से देखोगे डेसिमल्स के बाद डिजिट्स रिपीट, मतलब डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन वो इनफाइनाइटली है ना, डैश 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 लगा हुआ है तो आराम से रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना पी बाई क्यू फॉर्म में बहुत आसान काम है। तो वो सारे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, वो सबको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई तुम रैशनल नंबर्स हो। ठीक है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखें तो मेरे पास दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, लेकिन एक चीज देखना और ऑब्जर्व करना कि डेसिमल के बाद है ना, पॉइंट के बाद यहां पर 0.878787 ये रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं रेकरिंग, यानी जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो रेकरिंग डिजिट्स आर रेकरिंग, है ना। अब यहां पर देखोगे तो कोई खास पैटर्न या कोई खास डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और साथ में रेकरिंग भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों अगर साथ में हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और साथ में रेकरिंग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी नॉन रेकरिंग है, कोई खास डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा, तो हम उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे जाकर के तुम देखोगे ना, जैसे √4 है, √4 का आंसर क्या होता है? 2, और 2 तो रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम √3 की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा? मैं थोड़ा सा लिख सकता हूं, 1.73205 समथिंग आता जाएगा। यानी ये नॉन रेकरिंग है, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, या उल्टा मैं बोल दिया तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रेकरिंग भी है, तो कह सकते हैं कि √3 की वैल्यू जो है वो इरेशनल है। समझ गए? चल, तो फाइनली एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। एंड अभी अभी हमने देखा कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी थे और नॉन रिपीटिंग भी थे। रिपीटिंग यानी रेकरिंग, दोनों सेम वर्ड है। ठीक है, तो याद रखना, आप कुछ वैल्यू देख सकते हो, √2 की वैल्यू मैंने लिखा हुआ है 1.41421356 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। पाई की वैल्यू 3.14159265 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, है ना। √3 की वैल्यू भी दे रखा है, √5 की भी, सब इरेशनल नंबर्स हैं। देखो, बहुत बार लोग पाई को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पाई की वैल्यू कैलकुलेशन पर्पस के लिए 22/7 लेते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, तो ये तो रैशनल नंबर है ना, क्योंकि 22/7 तो रैशनल नंबर है ना, 22 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पाई है, इसकी वैल्यू अगर तुम देखोगे तो यहां पर, तो ये कोई खास पैटर्न नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रेकरिंग भी है, तो ऐसे केस में हम पाई को इरेशनल ही बोलेंगे। ठीक है, 22/7 रैशनल है लेकिन पाई इरेशनल है, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे पाई क्या है, तो टेल देम कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो पाई इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि पाई की वैल्यू ये होती है, सॉरी, पाई की वैल्यू ये है और ये कहां तक जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए 22/7 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की हमें मिल नहीं सकती है। ठीक है,
अब खास चीज और, ये वाला पार्ट क्लास 9th में हमने खत्म किया था, ठीक है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से ये सारे फ्रैक्शंस लिखो और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि इससे हम एक खास पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th के बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1/2 को हम लोग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 0.5। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.3333 चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है। 1/4 कितना है? 1/4 इज 0.25। 1/5 कितना है? तो 0.2 है। 1/6 कितना है? तो 0.1616 रिपीट होगा, है ना, सो ऑन चलता रहेगा। 1/7 कितना है? तो ये है 0.142 समथिंग चलता रहेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 1/7 जो है ना, अभी हम तुमको बताएंगे कि 1/7 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि नीचे जो 7 से किसी भी नंबर को तुम अगर 7 से डिवाइड करते हो ना और अगर कटता नहीं है तो फिर डेसिमल्स बहुत एक्सटेंड होता रहेगा। चलो उसके बाद 1/8 को लिख सकते हैं 0.125। 1/9 को लिख सकते हो 0.111111 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और 1/10 को लिख सकते हो 0.1, ठीक है। मैंने 1/2 से लेके 1/10 तक सारे फ्रैक्शंस को लिखने की कोशिश की है और कुछ खास पैटर्न ऑब्जर्व करना, देखना। यहां पर 1/2 की वैल्यू आई है 0.5, 1/5 की वैल्यू आई है 0.25, 1/5 की वैल्यू आई है 0.2, 1/8 का वैल्यू आया है 0.125 और 1/10 का वैल्यू आया है 0.1। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि जब भी, और एक चीज पहले ना पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं। 2 अगर तुम देखोगे यहां पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है जिसको लिखा जा सकता है 2 × 2, यहां पे डिनोमिनेटर में 5 है, ओके। यहां पर डिनोमिनेटर में 8 है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है तो 2 × 5 लिखा जा सकता है। याद रखना मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। और जब तुम देखना कि जब जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 2 का मल्टीपल मल्टीपल मतलब 2 और मल्टीपल नहीं, जैसे कि एग्जैक्टली हाँ ठीक है, मल्टीपल भी हम कह सकते हैं। 2 आए या 2 का मल्टीपल आए, 5 आए या 5 का मल्टीपल आए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो सॉरी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो यहां पर देखो ये सारे डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या क्या हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 एंड 5 दोनों हो, चलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर कोई और नंबर रहा, है ना, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख दूं कि 2/15 और कोई पूछे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, तो 2/15 को कैसे लिख सकते हैं? 2/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब कैंसिल वैंसिल कहीं हो नहीं रहा है, 3 जाएगा नहीं कहीं, 3 यहीं बचा हुआ रहेगा डिनोमिनेटर में। तो कहने का मतलब है कि हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? हमको डिनोमिनेटर में या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या तो 2 और 5 दोनों चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा नीचे यहाँ पे 3 आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप इसको सॉल्व करना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि नीचे नॉन टर्म किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही तुम बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? उसके नीचे जब डिनोमिनेटर है उसको देखोगे और वहां पर तुमको सिर्फ 2 और 5 दिखेगा, तब जाके वो फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। पूरा ब्रेक करके देखना अच्छे से। तो ये रहा हमारा, ठीक है, टर्मिनेटिंग। आराम से आप देख लेना। तो ये सारी चीजें मैंने कहानी लिख दी है।
आप इसको प्रॉपर देख लेना। तो व्हेन 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों, तो टर्मिनेटिंग, और इसके अलावा अगर कोई अदर प्राइम नंबर है 3, 7, 11 एंड सो ऑन, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब आते हैं, हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यील्ड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है और किसी चीज को नहीं, है ना। डिनोमिनेटर को देख करके बता देंगे कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे 20 है, अगर मैं 20 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या होगा, 2 × 2 × 5, यानी कि 2 2 5, यानी सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, यानी और कोई अदर प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है ना। मैं टर्मिनेटिंग के लिए टी यूज कर रहा हूं। अब 144 है, 144 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, पहले 2 से देंगे तो 72, फिर 2 से देंगे तो 36, फिर 2 से देंगे तो 18, फिर 2 से देंगे तो 9, और फिर 3 × 3। अब हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो कि नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ गया है। अब डिनोमिनेटर में 3 आ गया, चाहिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 टर्मिनेटिंग के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर से देखते हैं 30, 30 को देखोगे, ब्रेक करो, 2 से दिए तो 15 बचा, फिर 3 से और 5 से, तो 2 है 5 है, अगर सिर्फ इतना होता तो काम चल जाता, लेकिन 3 भी है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बाकी आप होमवर्क में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करो, है ना, और ये सारे क्वेश्चन जो बचे हैं इसको सॉल्व करो, है ना, और बताओ कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग देखने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, उसको प्राइम फैक्टराइज करना है, और अगर 2 और 5 भी आ रहा है, 2 आए तो सिर्फ वो भी चलेगा, सिर्फ 5 आएगा वो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों मिलके आएगा वो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो, तो फाइनली एक बार लास्ट में ये चार्ट देख लेते हैं कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीटिंग भी है ना, डेसिमल्स के बाद डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ खास पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, कि भाई 2 डिजिट रिपीट हो रहा है या 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, चलो, अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कहानी शुरुआत कहां से हुई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, तो चलो एक चीज देखते हैं, मान लो कि अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं कि 9 को सॉल्व करो, सॉरी 9 को स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका आंसर बताओ, आप बहुत आसानी से 3 बता दोगे कि रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। अब अगर मैं रूट 9 के जगह रूट -9 पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 बताओ, तो अगर आप -3 बताते हो तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया है, लेकिन यहाँ पे -3 का स्क्वायर करने पे -9 थोड़ी आएगा, ये तो गलत है, लॉजिक है। तो इस तरह के नंबर्स को डील करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, यानी जो काम रियल नंबर में नहीं कर पाए। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, लेकिन अगर रियल नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स, सॉरी इमेजिनरी नंबर भी इसमें आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, लॉजिक समझो कैसे लिखते हैं इसको। तो इस रूट 9 को -1 × 9 लिख सकते हो, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × √9, है ना, -1 का स्क्वायर रूट ऑफ -1 × √9, है ना। एक चीज देखना,
एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू बी ये होता है, तो वही मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब रूट -1 इंटू रूट 9 को सॉल्व कर सकते हैं, 3 हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ कहानी बची है कि रूट -1 को क्या करेंगे। तो सुनो, मैथमेटिक्स में रूट -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा, और इसको आई से डिनोट करते हैं, यानी आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो अगर तुम स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर तुमको आएगा -1 के बराबर। ठीक है, यानी तुमने शायद ही कोई नंबर देखा होगा जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए, रियल नंबर यहां पे आ रहा है ना, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू 3, तो फाइनली आई कैन राइट इट 3, बट दिस इज नॉट रियल नंबर, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो पार्ट है कि जब रियल नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट भी घुस जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो चलो लिखते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट भी घुस जाए। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, या बी आई मतलब आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा क्या है ये, देखो मान लो मैं लिखता हूं 4 प्लस 6 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 4 प्लस 6 इंटू √-1, यही लॉजिक है। √-1 हम रियल नंबर में सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये ठीक है, ये तो रियल नंबर है, इसीलिए इसका नाम है रियल पार्ट। और ये जो 6 आयोटा जिसके साथ इमेजिनरी नंबर आ गया है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने तुमको समझा दिया है। तो अगर a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है, यानी a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात यह है कि अगर मैं दो क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ट्रू या फॉल्स, चलो इसको समझते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मुझे लिखना है 6, तो मैं किसी से पूछूं 6 क्या है, तो रियल नंबर है, बोलेगा हाँ सर ये रियल नंबर है। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 0 आयोटा के साथ लिख सकते हैं ना, 0 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 0 ही आएगा। आई कैन राइट इट लाइक दिस, है ना। तो जितने रियल नंबर्स हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, दिस इज ट्रू, है ना। वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। तो जितने रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। लेकिन इसका उल्टा अगर हमसे पूछे कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर्स, है ना, ट्रू या फॉल्स, ये गलत है। कैसे, अब मान लो कि 3 + 4 आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता नहीं है ना, तो ये फॉल्स है ना। तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। जितने भी हमारे इंटीजर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हमारे जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, इसलिए ये सारे लोग भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है ना। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। चार्ट आप पहले वाले पार्ट में ना चार्ट देख लो, जो पहला पार्ट है उसमें मैंने प्रॉपर चार्ट बनाया, जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसी समय वो चार्ट आया था, ठीक है ना। चलो, अब सवाल ये भी उठ सकता है, वो हालांकि मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया है,
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, है ना। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने का वजह मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि जहां पर हम सॉल्व नहीं कर पाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक्स स्क्वायर -9 इसको सॉल्व करो, तो इसमें बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, मान लो इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू कैन राइट इट 9 और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस √9, तो यहां से आया एक +3 और एक -3, यानी एक्स की दो वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू मिलेगी, है ना। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, अब कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस √-9, है ना। अब नेगेटिव में कोई नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है, फिर तो सॉल्व करना दिक्कत होगा रियल नंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग अभी समझाया हमने कि -9 को लिख सकते हैं -1 इंटू 9, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस माइनस हो गया ना, तो -1 इंटू √9, मैं इतना ब्रेक करके लिख रहा हूँ, उतना तुम्हें जरूरत नहीं है, प्लस माइनस √-1 को आयोटा लिख दिया और इसको 3 लिख दिया, यानी इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ +-3 आयोटा, ठीक है, हो गया सॉल्व आसानी से। लेकिन रियल नंबर में हम ऐसा कर नहीं पा रहे थे, है ना, तो रियल सॉल्यूशन नहीं मिला, इमेजिनरी सॉल्यूशन मिला, है ना। ये जो +3 है और -3 है, इसको तुम रियल नंबर पे आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो, वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई चलो 3 आयोटा रिप्रेजेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाओ, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ये देख लो, प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारी चीजें, जो मैंने तुमको समझाया है वो एज इट इज। हाँ ये देखो, नो रियल नंबर स्क्वायर्ड गिव्स अ नेगेटिव नंबर, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन रियल नंबर केस, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है, हमने देखा कुछ एग्जाम्पल में, तो फिर अब देखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर में, इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां से देखेंगे कि जितना भी अब तक हमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।